हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन तक के कॉन्सेप्ट को कवर किया। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा भी था कि अब तक के सारे कॉन्सेप्ट हमने लगभग फिनिश कर दिया और उसके बहुत हद तक उसके जो जितने भी एग्जाम्पल होते थे एडवांस लेवल तक के, इम्पैक्ट ऑफ लाइन या इम्पैक्ट पैरामीटर तक के कोलिजन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो सब हमने अभी तक के लेक्चर में देखा है। आज उसका मतलब जितने भी एक तरह से कहिए कि जो भी जितने भी सारे कॉन्सेप्ट अभी तक आपको मैंने जो सिखाया है उसका एक बार फिर से निचोड़ लेकर आ जाते हैं। एससी वर्मा के सारे प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वाले चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ सेंटर ऑफ मास के पहले आएंगे, फिर उसके बाद आपके कोलिजन्स के क्वेश्चन आएंगे और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आएंगे, या कुछ सभी का मिक्स भी होगा। तो ये कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि एससी वर्मा का जो क्वेश्चन का सीरीज़ है सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो उसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, 2 kg एंड 3 kg आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ ए बी सी ऑफ एज 1 मीटर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने काफ़ी देखा था। तो अब चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद भी इस क्वेश्चन को आप अपना ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर 1 kg का एक ब्लॉक है और 2 kg का एक ब्लॉक है और 3 kg का एक ब्लॉक है, इस तरह का कुछ है, तो हमसे इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम सबसे अच्छा काम ये करते थे कि इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो वहाँ पर हम ओरिजिन सिस्टम ऐसा कुछ ले लेते हैं, इस तरह से, ऐसा उसी को मान लेते हैं ओरिजिन सिस्टम। इसको फिर से अगर बना लें कुछ इस तरह का, तो यहाँ पर अगर हम कहें इसको 0,0 के इस पॉइंट को अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है तो एक सभी क्या होंगे, 1 मीटर के होंगे, ऐसा। तो इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, 1,0। ठीक है, अब ये देखिए 1 मीटर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर एंगल तो 60 डिग्री होता है तो हम जानते हैं ना, एक्स कॉस 60, मतलब व्हाट एवर द डिस्टेंस, आर अगर डिस्टेंस है तो आर कॉस 60 होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। आर का वैल्यू 1 है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर मतलब कि अगर कोई इस तरह का था तो कॉस में आप पेज ऐसा देखते थे और वर्टिकल कंपोनेंट साइन में देखते थे, तो उसका कितना हो जाएगा 1 sin 30, तो सॉरी 1 sin 60, तो वहाँ से कितना हो जाएगा √3/2। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें मिल गया। तब इसका सेंटर ऑफ मास लिखने चले तो आप चाहें तो एक्स सेंटर ऑफ मास ऐसे करके लिख सकते हैं। मैं क्या बोला था, चाहे का मतलब क्या था कि एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे आप तो वेक्टर में भी जा सकते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर 0 मतलब r1 0 i 0j, इसका i प्लस 0j और इसका 1/2i प्लस √3/2j। तो जो बताया था m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, वहाँ से भी डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपको मिलकर आ जाएगा। तो मैं आपको बेसिक से सब जब फिर से एक बार सॉल्व भी कर रहा हूँ तो वो उन बच्चों को भी ध्यान में रखा जा रहा है जिनका जीरो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए क्या होता है कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह का होगा। तो सिंपल है, कोऑर्डिनेट आपको सबका पता है और m1 मास इसका डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट टाइप है, मतलब कि एक पॉइंट मास है, तो उसके लिए तो 1 × 0, यहाँ से 2 × 1 और वहाँ से फाइनली 3 × 1/2। अब इनका सम करेंगे तो 1 + 2 + 3 ऐसा कुछ होगा। तो कितना हो जाएंगे 2 और वहाँ से 6 3/2, तो 2 + 3/2 कितने हो गए 7/2, क्योंकि 2 ×
2 एंड 1.5 कितना हो जाएगा 3.5, तो 3.5 है 7/2, और इधर तो इसका सम चल ही रहा है 6, तो कितना हो जाएगा 7/12 मीटर। तो बहुत सिंपल है। सिमिलरली आप वाई सेंटर ऑफ मास को भी लिखना चाहते हैं तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास के लिए सेम m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 ऐसा लिख सकते हैं क्या, और m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख लीजिए। तो सम तो बच्चों आएगा वही 6, क्योंकि 1 + 2 + 3 कितना होगा 6, और यहाँ से 1 इंटू शून्य कर लें, 2 इंटू शून्य कर लें, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट में कितना है 1, 0, तो 2 kg वाले का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 इंटू √3/2 उसका कोऑर्डिनेट इतना है। तो ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा √3/4 ऐसा। ठीक है, तो √3/4, तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास अगर लिखना हो हमें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखेंगे 7/12, √3/4 इस तरह का आ जाएगा। तो ये तो आपका इस तरह से था। अगर इसी को जो मैं बोल रहा था कि अगर लिखना भी हो जैसे कि उस वाले से कि R1 इसका 0i प्लस 0j, R2 इसका अगर देखेंगे तो i प्लस 0j, और इसका R3 अगर देखेंगे पोजीशन वेक्टर तो i/2 प्लस √3/2j, और एक झटके में मतलब वहाँ से आप ला सकते हैं। अगर मैं आपको इससे दिखा पाऊँ कि R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, तो RI वाला तो 0 है तो पूरा 0 हो गया। 2 इसमें कितना था i प्लस 0j, और यहाँ पर 3 kg वाले के लिए 3/2i प्लस √3/2j, और इसका अगर टोटल मास अगर करें तो 1 + 2 + 3 तो 6 हो जाएगा, तो 2i और यहाँ से 3/2 नहीं, तो ऐड होने के बाद होगा 1, हाँ, तो 3/2 + 2 कितना हो गया 7/2i, प्लस यहाँ से करेंगे तो 3√3j डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो गया 7/12i प्लस √3/4j। तो देखिए इसका एक कोऑर्डिनेट टेस्ट सेम आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन अगर हमें एग्जैक्ट पता ही रहता है तो आप चाहें तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में R1 और R2 और R3 उसको लाकर एक बार में भी ला सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर सेंटर ऑफ मास लिखना हो तो सेम जैसे इक्वल टू 7/12, √3/4। तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा और इसका ऐसे भी समझ में आ रहा होगा। तो जिनको लिखना है फटाफट अपना लिख ले पॉज करके। ठीक है बच्चे, इसको और लिख लीजिए M1 और M2 वाले। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या करें, द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन अ फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम से बोल रहा करने के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका कि अगेन इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसा कुछ एज्यूम कर लीजिए, ऐसा ऑक्सीजन जहाँ पर है वहीं पर इसको ऐसा मान लीजिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कहा जा सकता है। इसका लोकेशन अगर हम कहें यहाँ से तो 0,0 ऐसा जो जानते थे। अब इसमें क्या होगा कि इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो कुछ क्या होगा -x, मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट का है तो हम ऐसा जानते हैं ना -x, -y, थर्ड में ऐसा ही होता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट तो कितना होगा x + -y।
तो जब हम सेंटर ऑफ मास अगर लिखने जाए, व्हाट एवर द डिस्टेंस, मतलब कि ये डिस्टेंस अब कह लीजिए कुछ एक फिक्स वैल्यू होगा, ए का वैल्यू है, तो अगर वहाँ पर 104 डिग्री है तो यहाँ पर बाइसेक्ट अगर करते हुए ले हुए हैं तो 52 डिग्री ऐसा बनेगा एक तरफ से। तो अगर एक्स सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ से 0। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों एम मास के हैं, डिफरेंट भी मास नहीं है, तो m इंटू माइनस एक्स प्लस एम इंटू एक्स अपॉन एम प्लस एम। तो आप यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा कि माइनस और प्लस दोनों 0 हो जाएंगे, तो इसलिए तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास में है होगा भी नहीं। और आप देखेंगे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो x में सेंटर ऑफ मास का कोई चांस ही नहीं है चेंज होने का। अब जो भी सेंटर ऑफ मास होगा ये 16 समथिंग कुछ है। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पर लेने के लिए हो सकता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, अभी भी 0 ही होगा, क्योंकि जब हमने ओरिजिन को, मतलब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जब 3 सिस्टम ऑफ बॉडी का लिए है तो वहाँ पर तीनों का मास होना चाहिए था। अगर इन लोगों का एम है हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का उस हिसाब से कितना होना चाहिए, 16 m। तो मैंने लिया नहीं, तो आप इसको अब बोल सकते हैं। और 16 m इंटू 0, क्योंकि ओरिजिन उनका पहले ही है, तो देखेंगे तब भी उसका वैल्यू 0 ही आ रहा है। लेकिन वाई सेंटर ऑफ मास निकालते समय अगर हमने 16 से डिवाइड नहीं, मतलब 16 m को नहीं कंसीडर किया, तो गड़बड़ आंसर आएगा और उसके डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा। क्यों गड़बड़ आएगा? क्योंकि भाई मास का टोटल का क्या होता था, m1 प्लस m2 प्लस m3, सो दैट इज़ वाई उसको तो लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उसमें तीनों का मास ले रहे हैं। तो अच्छा, सेंटर ऑफ मास की जहाँ तक कहानी है वो क्या होगा कि एक मास तो हैवियर यहाँ पर है, बाकी का दोनों का वाई वाई कुछ इस तरह का यहाँ पर हो रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर ही लाई करेगा, और वो सही भी बात है, वाई सेंटर ऑफ मास उधर ही आएगा। तो वाई सेंटर ऑफ मास के लिए अगर आप लिखेंगे, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ m इंटू वाट एवर, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर y के लिए अगर जाएंगे तो ये वर्टिकल लाइन वाला ही होगा। यहाँ से देखिए कि अगर ये a है तो ये वर्टिकल लाइन कितना हो जाएगा, a cos 52, और एंगल आपको 52 बताया था, तो a cos 52, तो m इंटू a cos 52। ये बात समझ में आया बच्चों कि इसका कोऑर्डिनेट में मतलब m इंटू माइनस वाई, ऑल दो है नेगेटिव भी आप लिख सकते हैं, कोई इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस सेंटर ऑफ मास का लोकेशन नीचे की तरफ आएगा, प्लस दूसरा m इंटू माइनस ए कॉस 52 ऐसा, और ऑक्सीजन का 16 अगर m है, मतलब ऑक्सीजन का आपको जैसा पता होगा कि उसका मोलिकुलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, या एटम के फॉर्म में खाली O है, H2O मॉलिक्यूल्स है, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन का m होता है, सो दैट इज़ वाई। तो हम यहाँ से उसको कह सकते हैं कि 16 m उसका मास होगा अपॉन और इंटू 0, क्योंकि उसका ओरिजिन वहीं पर मान रखे हैं, डिवाइडेड बाई m प्लस 16 m। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से m और m अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली डबल ऑफ हो जाएगा, तो 2ma निगेटिव कहना, निगेटिव कह लीजिए cos 52 अपॉन 18m, तो इससे कैंसिल हुआ, और a का वैल्यू हमारे पास कितना है 0.96, तब इसका सब कुछ वैल्यू आप पुट करेंगे, -2 इंटू 0.96 इंटू 10⁻⁻10 और cos 52 अपॉन 18। तो बच्चे अक्सर इसको मिस करते हैं, यहाँ पर m और m में 16 m नहीं लेते हैं, तो कहते हैं आंसर नहीं आ रहा, तो दैट इज़ वाई दिस रीजन से नहीं आता है कि ओरिजिन सिस्टम तो ठीक है मान लिया, लेकिन उसका मास को भी कंसीडर करना रहता है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आपको 6.56 इंटू 10⁻⁻12 मीटर होगा विथ निगेटिव। तो निगेटिव सही ने इंडिकेट कर रहा है कि निगेटिव वाई एक्सिस में है, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास उसका होगा। तो इस तरह से हम इसके मॉलिक्यूल्स को भी एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट की तरफ ले सकते हैं और पॉइंट मास की तरफ ले सकते हैं, और वहाँ से इसको ऐसा निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका वही लग रहा है, m1 प्लस m1 वट एवर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 ब्रेक करके x और y में निकाल लिया, और उसका यहाँ पर बस थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का हमें ध्यान रखना पड़ा कि 104 डिग्री है, तो उसके बीच से अगर जा रहा तो 52 डिग्री एंगल वहाँ से बना रहा होगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट और ऐसा ऐसा इसमें रहा। ठीक है, तो इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या आप इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आ जाइए,
इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए भी कमाल का है। कर 7 होमोजेनियस ब्रिक ईच ऑफ लेंथ L आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। The bricks is displaced with respect to the one of the contact by L by 10. Find the x coordinate of the center of mass related to the origin shown. तो ठीक है, y सेंटर ऑफ मास के लिए कहीं ना कहीं होगा, लेकिन हम x सेंटर ऑफ मास के लिए अगर देखें तो हम इसको यहीं पर ओरिजिन ऐसा मान सकते हैं क्या, जैसे ब्रिक्स नंबर 1 यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 1, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा है, 6 के सामने 6। तो फर्स्ट ब्रिक के बारे में समझिए कि उसमें क्या बोला है कि द 7 होमोजीनियस ब्रिक, होमोजीनियस मतलब एक जैसा ही है, मतलब कि उसके मास में कोई वेरिएशन नहीं है। जो हम ब्रिक्स जानते हैं उसका मतलब प्रॉपर सिमेट्री है, यानी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। सो दैट इज वाई यूज्ड द वर्ड होमोजीनियस एंड ईच ऑफ लेंथ L। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बिल्कुल एकदम बीचों बीच होगा यहाँ पर। तो इसका सेंटर ऑफ मास की अगर लोकेशन कहें तो L/2, 0 यही होगा ना, ठीक है। अब दूसरे कहाँ से, ओरिजिन से, L/2 फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से ऐसा। और दूसरे वाले के लिए अगर सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे, जैसे इसके लिए इस तरह का है, दूसरा वाला सेंटर ऑफ मास L/10, क्योंकि L/10 ये वाला डिस्टेंस किसका है, तो सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पर होगा, ये इतना डिस्टेंस यहाँ से L/10 खिसक जाएगा। नेक्स्ट वाले को आप देखेंगे तो L/10 से वो खिसका हुआ रहेगा, फिर नेक्स्ट वाला वो L/10 से आगे की तरफ बढ़ा हुआ रहेगा। अब ब्रिक नंबर 1, 2, 3, 4 पे तो ऐसा हो रहा होगा L/2 प्लस L/10, थर्ड ब्रिक वाले के लिए L/2 प्लस 2L/10, क्योंकि L/10 अगर वो बढ़ रहा होगा तो 2L/10। और फोर्थ वाला ब्रिक्स के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा कि L/2 प्लस L/10 मीन्स 3L/10। अगर उसका कोऑर्डिनेट का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो जैसे इसका L/2 आया है तो उन लोग के लिए ऐसा होगा, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इसका लोकेशन कितना होगा L/2 प्लस L/10, 0। इसका लोकेशन अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा L/2 प्लस 2L/10, 0। और इनका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो L/2 प्लस 3L/10, 0। इस तरह का सभी का सेंटर ऑफ मास का हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो ब्रिक नंबर 5 है तो उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ब्रिक्स नंबर 5 का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वो पीछे वाले से ठीक इतना है, तो जो ब्रिक नंबर 4 है और ब्रिक नंबर 5 एक जैसे सेंटर ऑफ मास उनका लोकेशन होगा, क्योंकि 3L/10 से गया होगा और L/10 से पीछे आ गया होगा, फिर खिसका रहे हैं। फिर उसके बाद जो ब्रिक्स नंबर 6 है और ब्रिक्स नंबर 2 है उनका एक जैसा रहेगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उसका अगर लोकेशन आप देखेंगे 2 का उसी के फिर, क्योंकि 3L/10 था तो पीछे होकर 2L/10 हो गया, फिर नेक्स्ट वाला फिर L/10 से होगा तो फिर वो ऐसा मिल जाएगा। और ब्रिक्स नंबर जो 7 है वो आपको ये आपको ठीक उसी लाइन पे जो पहला वाला था उस पर आ जाएगा। तो एक तरीके से हमें सबका लोकेशन पता है। जो ये बस समझ में है, ब्रिक 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 का हमने लोकेशन बता दिया आपको L/2। सेकंड ब्रिक वाले के लिए L/2 प्लस N/10, क्यों ऐसा कि L/10 से वो आगे की तरफ है, क्वेश्चन में मेंशन है ना, क्या कह रहा है कि ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द वन इन कॉन्टैक्ट बाई L/10। तो L/10 से आगे की तरफ बढ़ रहा तो उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा L/10 आगे से होगा, कहाँ से, ओरिजिन से, इस लाइन से, ये y एक्सिस से उनका डिस्टेंस L/10 आगे की तरफ होगा। फिर वहाँ से ऐसा अगर हम करते जाएं तो 2L/10, 3L/10 अप टू द 4 मार्क तक चलेगा। फिर फिफ्थ विल बी द सेम एज द व्हाट वी हैव लोकेशन ऑफ द थर्ड ब्रिक, and sixth one is the similar to the 2, and seventh position exactly is the like first brick. So we have all of the center of mass coordinate of the all seven bricks, so we can able to put it out. तो x सेंटर ऑफ मास बोला है यहाँ पर, x सेंटर ऑफ मास बोला है, तो इसमें कितने हैं 7, तो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस m4 इंटू x4, m5 प्लस x5
m6 प्लस x6 m7 प्लस x7 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर 7 सिस्टम के लिए होगा तो ऐसा ही लेंगे। ये आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर आपको करना होगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वही लिखेंगे सबका मास कितने हैं टोटल, सारे इक्वल ही है तो उनका मास अगर आप लेट कर लीजिए m है इन सबों का, लेट द मास बी सम m। तो अगर 7 का अगर आप मास देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ 7m ऐसा। तो m1 इंटू x1 तो m इंटू एल बाई टू प्लस m इंटू एल बाई टू प्लस एल बाई 10। इनका कोऑर्डिनेट तो ही होगा सेकंड वाले का। थर्ड वाले का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m इंटू एल बाई टू प्लस 2l बाई 10 ऐसा। और फोर्थ वालों का बच्चों इज m इंटू एल बाई टू प्लस 3l बाई 10, बस l बाई टू प्लस 3l बाई 10 ऐसा। तो मैंने बस क्यों बोला, इसलिए कि अगर फोर्थ वाले का लिखेंगे, जब फोर्थ के बाद फिफ्थ वाले का लिखेंगे तो एग्जैक्टली वो किसका लोकेशन मिलेगा, बताया था थर्ड वाले के जैसा। तो हमें बस क्या करना है कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसके बाद प्लस और लिखोगे तो जगह नहीं है, तो इसको और जगह भी नहीं है, स्मार्ट तरीका भी है कि भाई उसको डबल क्यों लिखना जब एक ही चीज़ का है, इसीलिए तो लिख दिया। जो आपका m3 वाला आ रहा है और x5 है, दोनों एक जैसे हैं ना, तो 2 टाइम्स ऑफ इतना, इसीलिए इसको लिखा था कि आपको समझाने के लिए। तो m2 इंटू x2 m6 प्लस x6, तो इसमें यहाँ पर डबल हो जाएगा। और जो m1 x1 का लोकेशन होगा वही x7 का 7th वाले के लिए, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, बस वो 4th वाले के लिए वहाँ बचा देंगे। ठीक है, ये बात यहाँ तक तो बहुत ही क्लियर होगा कि वहाँ पर सेंटर ऑफ मास एक दूसरे का रिपीट हो रहा था, 1 2 3 4 तक कैसे जा रहा था। 5th इज सिमिलर टू 3rd, 6 is similar to 2 and 1st is similar to 7th. So that is why we can able to write down there the x coordinate is just double of it of the each other, 1 to 7 and 2 to 6 and 3 to 5। ठीक है, तो इसमें तो आपको एक चीज़ ये सामने से दिख रहा होगा कि m m m ऊपर से जितना भी है m को हटा ले जाए। अब हमारे पास क्या क्या बचा वो देख लेते हैं, 2l बाई टू 2l बाई टू 2l बाई टू। तो बेसिकली मतलब 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए अगले पेज पे लिख देते हैं तो और आपको समझने में आसानी रहेगा। वहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ l बाई टू प्लस l बाई 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ l बाई टू प्लस 2l बाई 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ l बाई टू प्लस 3l बाई 10 प्लस l बाई टू प्लस, अच्छा उसमें तो l बाई टू, एक इसमें इसका नहीं होगा ना, 2l बाई 10 अब डबल होगा l बाई टू, क्योंकि एक आगे तक का लिख दिया मैंने। पहले वाले का लोकेशन क्या था, l बाई टू बस ओनली, मतलब उसका तो प्लस भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर कितना था, l बाई टू प्लस l बाई 10, और यहाँ से l बाई टू प्लस 2l बाई 10 और l बाई टू प्लस 3l बाई 10 अपॉन 7 ऐसा ऐसा लिखेंगे। तो हाँ वही मैं बोल रहा था कि 2 इंटू एल बाई टू 2 इंटू एल बाई टू और 2 इंटू एल बाई टू, तो l इंटू एल बाई 2 इंटू एल बाई टू तो सिंपली l हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 3l। और l बाई 10 वाले कितने आ गए, l बाई 10 वहाँ से मतलब 2l बाई 10 और वहाँ से 4l बाई 10 और 3l बाई 10, तो 2 and 4 and 3 तो कितने होंगे 7l बाई 10 ऐसा इंटू 2 ऑफ कोर्स, मीन्स इसके बाद कि अब सबको सम करेंगे तो 2 इंटू 7l बाई 10 ऐसा मिलेगा। एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, इस 7, तो कितना हो गया बच्चों, ये LCM अगर लेंगे तो इज़ 30l और यहाँ से 14, तो ये हो जाएगा 44l बाई 70, तो कितना जाएगा 22 बाई 35l।
तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो लोकेशन है वो कितना हो जाएगा 25 नहीं 22। सामने से क्यों गड़बड़ लिख रहे हैं, इस 22/35L। तो जो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा कुछ 22/35L। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया है तो इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में बस आपको यही विजुलाइज करना था कि इसका मास अगर सबका होमोजीनियस है तो एम होगा, और सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा, वहाँ से आप ऐसा सोच सकते हैं। और L/10 से आगे की तरफ बढ़ा रहा है तो आगे की तरफ आप बढ़ाते हुए वहाँ से आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको चाहे तो और लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r इज द पुट ओवर द अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r of the same thickness and density. The peripheries of the two discs is touched to each other. Locate the center of mass of the system. तो उसमें क्या कर रहा है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और पुट ओवर द अनदर रेडियस ऑफ द 2r। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का है बच्चों, ऐसा, और एक स्मॉल ऐसा लिया हुआ है, ये देखिए इसके पेरीफेरी पे एग्जैक्टली वैसा कुछ इस तरह का कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या करें कि सेंटर इसका यहाँ से है और यहाँ से यहाँ तक का ये ऐसा है। तो क्यों ना इसको ओरिजिन सिस्टम पे ही लेकर आ जाए। ऐसा, तो बड़े वाले का जहाँ पर सेंटर है ये ऐसा है, इस तरह का कुछ है। मतलब एक के ऊपर इसका मास अगर 2r वाले का करेक्ट यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r इज पुट ओवर द अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r ऑफ द सेम थिकनेस एंड डेंसिटी। द पेरिफेरी ऑफ द टू डिस्क इज टच ईच अदर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो देखो पहले अगर नहीं होगा तो जो पहला जो 2r रेडियस का अगर है और 2r रेडियस का है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एग्जैक्टली सेंटर पर होगा। और हम नया कुछ लाकर इस पर रख दें, आप इमेजिन करके देखिएगा कोई सेंटर ऑफ मतलब कोई यूनिफॉर्म डिस्क है, वेन एवर यू पुट समवेयर तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली वहीं पर लाई करेगा उसके सेंटर पे। अगर आप एक तरफ पुट कर देंगे तो अनबैलेंस होगा और दूसरी तरफ सेंटर ऑफ मास उसका शिफ्ट होगा। तो वही काम यहाँ पर किया गया है। तो क्यों ना इसका सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन लोकेशन हम यहीं पर कहीं मान लें, इस 0,0 ऐसा, और इसका रेडियस 2r है। तो यहाँ से इस वाले का लिए जो दूसरा वाला r रेडियस का लाया होगा तो यहाँ से इसका लोकेशन कितना होगा r,0 ड्यू टू सिमेट्री। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें कि वो एग्जैक्टली होगा कहाँ पर, इसका पहले सेंटर पे था और हम कुछ लाकर पुट किए तो इधर हैवियर है तो सेंटर ऑफ मास कुछ इधर ही होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट ही कुछ अनसिमेट्रिकल हो रहा है। एक्स एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है, तो वाई एक्सिस के सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में शिफ्ट नहीं करेगा, तो इधर ही कहीं एक्स एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई और यहाँ से एक्स। तब इसमें क्या होगा कि अगर देखो दोनों बॉडी का, इसको अभी कंटिन्यूस बॉडी में नहीं लेंगे क्योंकि इसमें क्या है कि हमें दोनों को मतलब ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि हमें दोनों का सेंटर ऑफ मास पता है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि उसका लोकेशन था x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1 kg 2 kg 3 kg था। तो आपने बस उसका x सेंटर ऑफ मास के लिए उसका जो x कोऑर्डिनेट था या y कोऑर्डिनेट था आप पुट करते गए और आते गए। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो अगर सिमेट्रिकल हो तो उससे अच्छी बात कोई होता ही नहीं है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास हमें पता होता है। तो उसमें अगर हम x सेंटर ऑफ मास के लिए अगर बात करें तो हम ये जानते थे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो फिर आप सोचेंगे कि ठीक है तो सही है बात कर रहे हैं, इसका लोकेशन भी पता है पहले वाले को जो बिगर ऑफ 2r रेडियस का है तो उसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पर है। छोटा वाला जो इसका मास है, छोटा वाला जो डिस्क है जिसका रेडियस r है तो उसका r,0 पे, लेकिन उसका मास क्या ले, मास तो गिवन नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि जब भी इस तरह का सिचुएशन में हो कि आपको मास नहीं दिया हो और बोला हो कि सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी का सेम थिकनेस का है, उसमें मेंशन किया है ना कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r इज पुट ओवर द अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r ऑफ द सेम थिकनेस एंड डेंसिटी। ये जो वर्ड है ये हमारे लिए राहत के लिए वर्ड है इसमें। क्यों?
क्योंकि इसमें हम मान लेंगे, इसको तो दो तरीके से किया जा सकता है कि या तो आप इसका जो मास है, जैसे आपको बताया था कि 3 तरह के मास डेंसिटी होते हैं, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम वाला डेंसिटी जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं। तो मास डेंसिटी अगर यहाँ पर सिग्मा अगर मेंशन करेंगे तो m1 इंटू कितना होगा, सिग्मा इंटू उसका एरिया, तो उसका एरिया कितना होगा 2 पाई, उसका एरिया होगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर। और m2 वाले के लिए कितना होगा, सिग्मा इंटू उसका रेडियस पाई r स्क्वायर है। ये तो फटाफट ऐसे आ गया और आप देखेंगे कि ये कारगर भी है। तो अब इसका वैल्यू अगर आप पुट करेंगे यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए, तो सिंपली कितना हो जाएगा m1, उसका तो व्हाट एवर द मास, m1 को लिखते ही नहीं है लेकिन वह बाद में लिखना पड़ेगा। तो m1 इंटू 0 होगा तो पूरा 0 ही होने वाला, क्योंकि पहले वाले का मास m1 है तो इसका लोकेशन कहाँ पर है 0,0। तो इसीलिए चलिए इनको सम्मान दे देते हैं, सिग्मा इंटू पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू 0 प्लस सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर अपॉन इंटू, हाँ उसका लोकेशन कितना है बच्चों r, ये अलग से मार्क कर दिया कि आपको समझ में आते रहे कि इसका मास है m1 इंटू उसका लोकेशन सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन टू r है। और यहाँ से करेंगे तो सिग्मा इंटू पाई इंटू 4r स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा कि सिग्मा पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट तो ऑलरेडी 0 की तरफ है ही है। तो r, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 4 और यहाँ से 1, तो कितना हो जाएगा ये r/5, ऐसा हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास बहुत सिंपल तरीके से ऐसा मिल गया। नहीं तो कुछ लोग और परेशान रहते हैं, सिग्मा से नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर मास अगर लेना है तो देखिए, अगर बड़े वाले का मास आप ले लीजिए कुछ भी, m अगर ले लेते हैं बड़े वाले का मास, तो उसका मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा पाई 4 पाई r स्क्वायर। यही होगा ना कि अगर छोटे वाले का मास अगर निकालना होगा तो बड़े वाले का मास अगर m है, अगर लेट कर लिया हुआ है कि लेट द की बिगर डिस्क हैविंग द मास m, एंड दो उसको करने का फिर तरीका क्या होता है कि इसका मास पर यूनिट एरिया निकाल लीजिए, तो m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और छोटे वाले डिस्क का उसको आप एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई r स्क्वायर, तो वहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो उसका छोटे वाले का मास हो जाएगा m/4। तो आप यहाँ से ऐसा भी ले सकते थे कि इफ़ m1, ये विजिबल है ना, m1 इक्वल टू कैपिटल M है तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों m/4। तो आप करके देखिएगा, इट विल बी अराइव ऑन द सेम रिजल्ट। उसका जो सेंटर ऑफ मास है जो r/5 आ रहा है वही आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि इसमें हम इसको कैसे इसमें पुट करेंगे वैल्यू और आएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ठीक इसी का रिपीटिशन है। तो इसमें चलिए आपको सिग्मा से दिखाया, उसमें हम m और m/4 वाले से दिखा देंगे। तो इसको कर लीजिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि डिस्क ऑफ r इज कट आउट फ्रॉम द लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2r in a such a way that the edge of hole is touch the edge of the disk, locate the center of mass of the residual disk। तो मैंने आपको बोला था कि उसी का रिपीटिशन है इसमें। तो इसमें भी एक ऐसा बना लें अपने लिए डिस्क, ऐसा इतने साइज का काफ़ी होगा। और दूसरा कि इससे ऐसा, देखो अब यहाँ पर इन थोड़ा सा नखड़ा दिखा रहा है आने में यहाँ पे, तो इसको कोई बात नहीं, आप आ जाइए इधर, इस बिगर वाले को यहीं चिपका देते हैं ऐसा। तो इस तरह का बच्चों कट हो रहा है, मतलब कि इसका रेडियस यहाँ से मान लीजिए कि इसका सेंटर यहाँ पर है 2r, एग्जैक्टली सब कुछ वही, तो सब कुछ वही, तो फिर इनका लोकेशन भी इनको दे देते हैं हम लोग। ऐसा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसा। तो इसमें क्या हुआ कि अगर रेडियस इसका 2r है और r है, तो वही फिर से देखिए बता देता हूँ कि लेट
मास बी m ऑफ 2r डिस्क। तो यहाँ पर क्या देखे थे, m/4 आ गया था ऑफ r डिस्क ड्यू टू सेम रीजन। यहाँ पर जिनको अगर डाउट है थोड़ा जाकर पीछे देखिए, और यहाँ से आपको मैं दिखा सकता हूँ कि बड़े वाले का मास m है तो छोटे वाले का मतलब 2r रेडियस का मास उसका m है, तो उसका छोटे वाले का कितना हो जाएगा r रेडियस का m/4। ऐसा गलती मत करिएगा कि अगर r रेडियस है तो m है तो 2r रेडियस है तो m है तो r रेडियस का m/2 होगा, नहीं, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ वाई। तो m/4 तो यहाँ से आ जाएगा जैसा पीछे वहाँ पर ओरिजिन लिए थे एग्जैक्टली सब कुछ वैसा का वैसा ही करेंगे, 0,0 और यहाँ से r,0। ठीक है बच्चों। तो अब इसका अगर सेंटर ऑफ मास अगर लिखें यहाँ से x सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से कितना हो जाएगा m इंटू 0। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर रहिएगा चौकन्ना कि वेन एवर यू डूइंग, वहाँ पर हम मास को जब भी हम पुट करते हैं तो प्लस करेंगे, मतलब वो सिंपल आप जानते ही होंगे, क्रेडिट होना और डेबिट होने वाला जैसा है कि अगर मास कहीं डिपॉजिट हो रहा है तो प्लस होगा, मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कहीं से कट आउट हो रहा है तो वहाँ पर मास निकल रहा होगा तो निगेटिव होगा। इस केस में भी क्या होगा कि वहाँ पर जैसे कि अगर इस पार्ट को अगर हम होल्ड कर रहे होंगे तो इमेजिन करिए कि ये कैसा होगा, इस तरह का कुछ हो, आर्बिट्री शेप में होगा। तो ये जितना यहाँ से निकला तो उतना सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से किधर होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। इधर ही क्यों, एक्स एक्सिस में ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो वाई में तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल हो गया ना, यहाँ पर होल हो गया, यहाँ पर एक कंप्लीट मास है। सो दैट इज वाई सेंटर ऑफ मास विल ओरिजिनली एट द 0,0, तो कुछ शिफ्ट होकर इधर आएगा नेगेटिव की तरफ, तो हम इसको बिना कुछ आप देखेंगे अपने आप वो नेगेटिव में दिखाएगा, नेगेटिव साइन आकर। तो जब भी इस तरह का हो जहाँ पर मास का ऐड हो रहा है तो मास का अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से m/4 इंटू r अपॉन m-m/4। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 तो ऐसे ही हो जाएगा, m/4 है वहाँ पर, और m-m/4 करेंगे तो 3m/4 हो जाएगा। तो m/m/4 कैंसिल हुआ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -r/3 हुआ। तो निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड टुवर्ड द निगेटिव एक्स एक्सिस, तो -r/3 आ गया इसका। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान है। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि आपको क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा डराने के लिए, करने के लिए कि 2-3 और रो गोला लगा दे कि यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितने का कट करा उतने का रेडियस बस केवल बता दो, बताएगा आपको। ये ऐसा नहीं करेगा कि नहीं बताएगा कि ऐसे ही आर्बिट्री मतलब कोई नहीं होगा कि कुछ भी निकाल रहे। अगर वो कट करते तो वहाँ पर उसका बताएंगे कि R1 R2 R3 रेडियस का यहाँ से कट कर रहे, अब बता दीजिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो अब एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। मीन्स समवेयर कहेगा कि एक गोला यहाँ पर है, मीन्स कि एक रिमूवल पोर्शन यहाँ पर है, और यहाँ से हम, या क्वाइन ही कह रहा है कि एक प्लेस कर दिया, मतलब यहाँ से कट किया और इसमें यहाँ पर 2-3-4 क्वाइन ऐसे प्लेस कर दिया, और उसका लोकेशन ऐसे ऐसे है, थोड़ा और उसको करने के लिए कुछ 60 डिग्री और बना दिया, तो लोकेशन उसका फटाफट आप उसमें निकाल सकते हैं। तो इस तरह के अभी क्वेश्चन है, केवल जहाँ पर अगर प्लेस कर रहा है प्लस, अगर रिमूव करता तो वहाँ पर फिर से हम वही काम करते, माइनस माइनस माइनस, तो अपने आप आपको वहाँ से मिल जाता। तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसीलिए इस पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही आपको सिखा रहा है कि अगर रिमूव अगर हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, अगर डिपॉजिट अगर हो रहा होगा तो क्या हो रहा है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली अगर कर दें कि r/2 को अगर हट रहा है और इसको कर दे, तो फिर आप वही अगर जहाँ डिपॉजिट हो रहा है प्लस करिए, जहाँ पर निकल रहा होगा और निगेटिव करिए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। ठीक है, आज ये नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा है कि स्क्वायर प्लेट ऑफ द एज D and circular disc of diameter are placed touching each other at the midpoint of the edge of the plate as shown in figure। फिगर बच्चे उधर है लेकिन फिगर मुझे ध्यान है तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। वो कह रहा है क्या कि स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट हम लोग एक ऐसा बना लेते हैं अपना, इस तरह का स्क्वायर है, फिगर में तो दिख रहा है, और दूसरा एक सर्कल ऐसा टच करा देते हैं, ऐसा, या थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये ऐसे कर रहे हैं, मतलब उसमें ये क्वेश्चन में मेंशन है कि इस तरह से टच कर रहा है और ऐसा है। ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा तो कोई बात नहीं। और तो हमें क्या करने को कह रहा है कि ईच अदर एट द एज ऑफ द शोन इन फिगर लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन एज्यूमिंग द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द टू प्लेट।
ठीक है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन एज्यूमिंग द सेम मास पर यूनिट एरिया, मतलब कि इसका जो डेंसिटी कहने के लिए है रो, मास बाय एरिया सेम है, ये नहीं कि अलग अलग बने हुए हैं। तो देखिए जहाँ तक ये ज्योमेट्रिकल वाले हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास, जैसे कि इसको अगर ऐसे कर दे और इसको ऐसे कर दे, यहाँ से ऐसे किया जा सकता है। तो अगर स्क्वायर वाले का सेंटर ऑफ यहीं पर मान लेते हैं, ओरिजिन यहाँ पर है 0,0 और उसका एज कितना दे रखा है बच्चों, d दे रखा है। डायमीटर मतलब कि एज इज d और सर्कुलर डायमीटर d/2 है। तो इनका यहाँ से यहाँ तक तो d है और यहाँ से यहाँ तक का ये भी d है डायमीटर। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बिल्कुल और सेंटर में ही सर्कल का। तो ठीक है, तो अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है d/2 और अगर इसका डायमीटर अगर d है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इज ऑल्सो d/2। तो इनका लोकेशन यहाँ से कितना हो जाएगा d,0 सर्कल वाले का, उसका लोकेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से लेकर लेंगे तो अगर पूरा एज है d/2 और डायमीटर है d तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा d/2। तो d/2 अगर उस ओरिजिन सिस्टम हमने स्क्वायर पे ही मान रखा है तो 0 से d हो जाएगा। तो बस, तो हमें बस खाली अब क्या चाहिए, उसका मास चाहिए। सेंटर ऑफ मास तो कभी भी ऑन है। अब देखिए फिर से मैं इसको अगर कहूँ इसका इसमें सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो वाई में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। जो भी सेंटर ऑफ मास होगा इनका इसी लाइन पे, मतलब कि अगर इसको मान रखें यहाँ से या सेंटर से ही, उस पर हम आगे बताएंगे कि इसके सेंटर से एक इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो इधर या इधर ही होगा, इस पे एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक ज्ञान हमारे पास है यही है ना, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा। और सेम इसका बोल रखा है तो हमें बस केवल क्या करना जानना है, इसका एरिया दोनों का, और वहाँ से मास m1 के लिए अगर चाहिए स्क्वायर के लिए तो सिग्मा इंटू उसका d²। इसका एरिया कितना होगा, अगर इसका एच डी है तो उसमें इसका एच डी है तो उसका एरिया कितना होगा d²। और इसका अगर डायमीटर d है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा πd²/4, क्योंकि उसका रेडियस d/2 हो जाता है। तो m2 वाले के लिए कितना ले सकते हैं, सिग्मा इंटू πd²/4, यही होगा क्या। तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करिए और आंसर आपको फटाफट आपको मिलते जाएगा। तो m1 सिग्मा इंटू d² इंटू 0 प्लस सिग्मा इंटू πd²/4, उसका लोकेशन d पर है, इसका लोकेशन यहीं पर है ना, तो सिग्मा इंटू πd² अपॉन टोटल मास। तो सिग्मा इंटू d² प्लस सिग्मा इंटू πd²/4 ऐसा। तो यहाँ से सिग्मा d² केवल कैंसिल होगा, पाई नहीं, सिग्मा d², और ये तो 0 पूरा है तो यहाँ से d² एंड सिग्मा, ये सब बातें यहाँ से कैंसिल होगा क्या। तो हमारे पास क्या बचा πd/4 और यहाँ से 1 और यहाँ से ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा π/4। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो वहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा πd4 + π। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, वो वाटर मार्क लगता है तो कुछ दिखाई पड़ता है कभी नहीं पड़ता है। तो वहाँ से उसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हाँ πd/4 + π इसका वैल्यू आ जाएगा 4 + π ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से आपका, तो हम यहाँ से कहेंगे कि स्क्वायर के लोकेशन से, मतलब स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है उससे वहाँ पर डिस्टेंस है πd/4। और हो सकता है कि इसका जो क्या कहते हैं कि लोकेशन, मतलब कि जो सर्कल और स्क्वायर है तो हो सकता है कि उल्टा पुल्टा कर दे। अगर उल्टा पुल्टा अगर कर दिया होगा तो फिर उसका आंसर वहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग होगा, बस वहाँ पर 4d/4 + π आता है। तो मैंने इसको स्क्वायर को पहले ले लिया क्योंकि फिगर अब नहीं था तो अपने उस पर बनाया था कि ऐसा होगा।
तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा मीन्स कि स्क्वायर पहले होगा और सर्कल पहले होगा तो ऐसा होगा। अगर सर्कल पहले और स्क्वायर बाद में होगा तो फिर वहाँ पर वो बदल जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगर उल्टा अगर करेंगे कि जो यहाँ पर मास उसका ओरिजिन यहाँ पर स्क्वायर के लिए लिया गया है, तो वहाँ पर सर्कल के लिए होता और यहाँ पर पाई डी स्क्वायर इंटू डी होता, तो वहाँ पर वो जो 4 कैंसिल हुआ नहीं होता है। तो खैर हम लोकेशन उसको बता रहे हैं कि स्क्वायर के सेंटर से दैट मच ऑफ डिस्टेंस, ख़त्म काम। तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि जब आप इसको बता रहे हैं, आप देखेंगे बुक में भी तो वो भी कुछ लोकेशन बता रखे हैं कि यहाँ से इतना डिस्टेंस है, तो सर्कल से है, हम स्क्वायर से बता रहे हैं तो सेम ही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कर रहा है कि द कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सोन इन ए फिगर। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो इसके लिए वी सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो, तो वी सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए V1 इंटू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 प्लस M3 इंटू V3 और M4 इंटू V4 और M5 इंटू V5। अगर 5 है तो 5 और उसका टोटल सबका सम M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 ऐसा होगा। तो V सेंटर ऑफ मास के लिए तो जैसे V सेंटर ऑफ मास ऑफ X अगर मान लीजिए कि आपको अलग ही निकालना है, तो X का अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, उस सब का X कोऑर्डिनेट हमें देखना होगा। तो यहाँ से अगर चलिए उसी पे काम करते हैं, पहले अलग अलग निकालते हैं, फिर इसका हम वो भी निकाल कर आपको एक साथ बता देंगे। तो 1 kg है तो इसका 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो 1 इंटू मास M1 और 1.5 cos 37, तो 1.5 cos 37 का वैल्यू कितना होता है 0.8, तो 1.5 इंटू 0.8 कितना हो गया इज़ 1.2, तो माइनस 1.2 ऐसा, प्लस इसमें तो कुछ है ही नहीं 1.2 इंटू 0, क्योंकि इसका वाई एक्स ऊपर की तरफ जा रहा है इस चलते। फिर उसके बाद तो अभी इसका लोकेशन मतलब एरो इधर की तरफ है, तो इसमें देखिए कि 1 मीटर पर सेकेंड और इसमें उसका एक्स कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा cos 37, तो 1 इंटू 0.8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस माइनस 0.8 इंटू 1.5 kg ऐसा, ये 3 का तो आ गया। फोर्थ वाला ये डायरेक्ट है तो 0.5 kg इंटू 3, तो 3 इंटू 0.5, यहाँ पे इंटू है 1.1 इंटू 0, ये इंटू है। ठीक, 4 के लिए हो गया। फिफ्थ वाले के लिए देखिए तो 2 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्स कंपोनेंट अगर लेंगे तो कितना होगा 2 cos 37, तो cos 37 इज 0.8, तो 2 इंटू 0.8 1.6 हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 1 kg, ये तो हो गया इसका टोटल मास। अब देख लीजिए तो यहाँ से 1 kg प्लस 1.2 kg प्लस 1.5 kg प्लस और यहाँ से 0.5 kg और प्लस 1 ऐसा होगा, तो यहाँ से कितना हो गया 2 प्लस 3 1 4 5 6.2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से वी एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो माइनस 1.2 है, ये तो आपका पार्ट हो गया 0 शून्य की तरफ गया, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगेन 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 1.2, तो 1.2 तो कितना हो गया आपका माइनस 2.4, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 3/2 और 1.6, तो 3 kg का है, 3 मीटर पर सेकेंड है और 0.5 था, तो ठीक है, तो वहाँ से 1.5 हो गया और 1.6, तो 3.1 हो जाएगा। 1.5 प्लस 1 मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों को प्लस प्लस को ऐड कर लें तो 1.5 प्लस 1.6, क्योंकि 3 इंटू 0.5 कितना होगा 1.5 और 1.6 इंटू 1 इज़ 1.6 ही होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.1 माइनस 2.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, तो 0.7 अपॉन 6.5। इसमें आप एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो गया। आप चाहे तो इसको भी और इसको भी यहाँ से उड़ा सकते हैं, मतलब कि 7
7/65 मीटर पर सेकेंड, ये इसमें आया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे कि वाई सेंटर ऑफ मास के लिए जाएंगे, तो वाई सेंटर ऑफ मास के लिए जाएंगे तो थोड़ा स्पेस बना लिया जाए यहीं पर, क्योंकि फिगर अब वो है बार बार देखना पड़ेगा कि कौन किधर है। तो ये स्पेस अपने लिए बना लिए। ये बात समझ में है ना, फॉर्मूला है सिंपल, m1v1 और 5 पार्टिकल है इसलिए 5 के लिए लिया। यहीं पर मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा दूंगा कि एक वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्टली कैसे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर वाई सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे तो अब देखिए कि ए निगेटिव में था और ए वाला भी निगेटिव में होगा, तो पहले वेलोसिटी को ही लिख रहे हैं 1.5 sin 37, तो sin 37.6 होता है 1.5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -0.9। वेलोसिटी को पहले लिख रहे हैं तो उससे आप घबराइएगा नहीं, आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। यहाँ से 1.2 है तो पूरा प्लस में ही है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है। 0.4 इंटू 1.2 ऐसा, प्लस तीसरे वाले के लिए जाए तो इसका 1 मीटर पर सेकेंड का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इस साइड में इज sin 37.6, तो 0.6 इंटू 1.5 ऐसा। तो इस बार तो चलो एक तो गया, और इसका तीसरे वाले के लिए इसमें 0.5 वाई में है ही नहीं, तो 0 इंटू 0.5 हो जाएगा, प्लस थर्ड वाले के लिए इसका नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड और sin 37, तो sin 37.6, तो 2 इंटू 0.6 का वैल्यू हो जाएगा 1.2 निगेटिव में, तो -1.2 इंटू 1 अपॉन टोटल मास इक्वल टू 6.5। देखिए, तो इसकी बात कर रहा था 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90, तो प्लस में है तो ये 0 हो गया, और ये मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और 0.4 इंटू 1.2 ये तो 0 है ही है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.48, और यहाँ से -1.2, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा 0.48, और तो चलिए एक बात तो तय है कि 6.5 तो डिनोमिनेटर में उसके भी आएगा, और 120 माइनस अगर 48 करें तो 76 के आसपास मिलेगा। 48 ही है ना, तो नहीं 120 तो 80, और वहाँ से 72 के आसपास मिलेगा, 0.72 ऐसा मिलेगा। आप करके भी देखेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इतना मीटर पर सेकेंड इसमें आया 0। तो देखिए वी सेंटर ऑफ मास आपका 0.72 अपॉन 6.5, एक्स सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का 7/65, तो इसका जब स्क्वायर करके सम लेंगे तो आपको कुछ वैसा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि मतलब इसमें आप चाहो तो 7.2 अपॉन 65 कर सकते हैं, और वो 7 है, तो स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये 65 तो बाहर हो जाएगा, तो 7√2 के आसपास होगा। तो आप आंसर देख कर करेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। मतलब कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे वी सेंटर ऑफ मास किसी ने पूछ ही लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर, जब भी एक्स और वाई कंपोनेंट होता है तो उसमें स्क्वायर करके सम कर लेते हैं, तो ऐसा ही मिलेगा ये चीज़। तो यहाँ पर अगर वी सेंटर ऑफ मास के लिए है तो 7/65 है का स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू 65 का स्क्वायर। तो मैं ही कह रहा था कि 65 को आप बाहर ले लीजिए, उसमें 7 स्क्वायर है उसको भी बाहर ले लीजिए, तो बचेगा कितना √2। तो कहेंगे सर 0.2 भी है, तो निग्लेक्जिबल है बच्चों, आप करेंगे इसका स्क्वायर तो 0.2 का कितना मिलेगा, मतलब कि 1 है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर 7/2 तो है नहीं, मतलब कि मैंने उसको ले लिया, तो थोड़ा जैसे कि 1.414 है तो बढ़ा लेना, 1.5 कर लेना, बहुत होगा तो यही मिलेगा। जैसे √2 का वैल्यू होता है 1.41, 7 इंटू 1.4 है, तो मैं कह रहा हूँ कि 1.41 है तो 5 से काम चला लीजिए 65। तो आप देखेंगे जो आपका आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट इतना ही मिलेगा। 15 7 जैसे देखेंगे तो 10.5 हुआ, और यहाँ से 65, तो यहाँ से 0.1 कुछ ऐसा होगा, 65 और 5 हुआ तो 35, और डॉट तो है ही है 350, तो कुछ 325 5 6 मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। तो आप आंसर उसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो खैर कॉन्सेप्ट क्या था,
कैलकुलेशन तो आपको कोई नहीं सिखा सकता, मैं बार बार वही बात बोलता हूँ, कैलकुलेशन आपको नहीं सिखाया जा सकता है। कैलकुलेशन आपका इंस्टिंक्ट है, मतलब कि आप कैसे उसको इससे कनेक्ट होते हैं और कितना फास्ट करते हैं, तो आपके प्रैक्टिस से यूँ डेवलप होगा। तो बस ऐसा दिखाया कि आप भी उसमें कुछ कर सकते हैं, तो इस तरह का है, तो आप आसपास उससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट आपको ऐसे मिला, यहाँ से इस तरह से m1 और m2 उसका इंडिविजुअल मास निकालने के तरह से। मैं आपको जो बता रहा था उसमें क्या था कि इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो पहले इसको आप नोट डाउन फटाफट कर लीजिए। तो उसमें दो अलग अलग आपको नहीं निकालना पड़ेगा, एक ही शॉट में आप उसको कर सकते हैं। तो करिए, तो फिर उसको बताता हूँ मैं। आ जाइए, तो इसको इरेज कर लिया जाए। देखिए, जैसे कि इसका अगर एक बार में आपको निकालना हो तो v सेंटर ऑफ मास m1, इसका मास कितना है 1.5। अब इसका देखिए कि मास है इसका 1 kg, 1 इंटू इसको अगर करेंगे तो 1.5 को ब्रेक किया cos 37, तो cos 37 कितना हो जाएगा 0.8, तो 1.2 माइनस में 1.2 i प्लस, और उसका y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव ही होगा, माइनस ये कितना हो जाएंगे 1.5 इंटू 0.8, तो cos 37 0.8, तो ठीक है, और sin 37 इज 0.6, तो 0.6 इंटू 1.5 तो कितना हो जाएगा 0.9 जे, ऐसा प्लस, मतलब m1 इंटू V1 किया, उसको ब्रेक कर लिया x और y के डायरेक्शन में। दूसरे वाले के लिए 1.2 केवल मास है, तो 0.4 जे, इसका i तो है नहीं, प्लस तीसरे वाले के लिए अगर करेंगे तो 1.5 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, तो cos 37 तो कितना हो जाएगा 0.8 i cos 37 इस 0.1 का 0.8 है तो उतना ही मिल जाएगा, और उसके लिए प्लस 0.6 जे प्लस 0.5 इंटू 3i 0 जे प्लस, यहाँ से अगर देखेंगे नेक्स्ट वाले के लिए तो 1 kg का है और 2 मीटर पर सेकेंड, तो cos 37 इज़ 0.8, तो 1.6i, और यहाँ से माइनस अगर करेंगे तो 2 sin 37 इज़ 1.2 जे, ऐसा। तो इस पे अगर हम डिवाइड अगर करें इन सबों में तो कितना आ जाएगा, टोटल मास कितना था 7.2 आया था, अब वहाँ से भी देख सकते हैं 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1.2 इज़ 2.2, 2.2 प्लस 1.5 इज़ 3.7, 3.7 प्लस 5 इज़ 4.2, और 4.2 5.2, तो उधर गड़बड़ी हुआ है क्या 7/2 लिखने में। अच्छा, वो तो लिख नहीं सकते, तो उसमें मास में कुछ लगता है फिर लेने में कि 7.2 या 6.5 शायद मैंने बोला था, तो देख लेता हूँ एक बार, कुछ 2 kg 3 4.2 5.2 और 6.5 नहीं होगा बच्चों, तो देख लेना मास को तो ऐड करने के लिए, जैसे मास इसमें ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1.2 प्लस यहाँ से 1.5 प्लस 0.5 प्लस यहाँ से 1 kg, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 3 4.2 5.2, वहाँ पर लगता है मैंने 6.5 कर दिया है, तो वहाँ पर 6.5 ना कर 5.2 कर लीजिएगा। तो खैर दूसरे मेथड में पकड़ में आ गया वो 5.2। अब देखिए आई के लिए अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ है 1.2 आई, पहला वाला ये है, यहाँ पर तो आई है नहीं, फिर दूसरा वाला एक यहाँ पर है, और फिर तीसरा यहाँ पर है, और फिर फोर्थ आपका यहाँ पर है। तो इनको पहले देख लिया जाए, तो यहाँ से 1.2 और 15.8 1.5 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.2, तो ये दोनों तो आई वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से 0.3 और यहाँ से मतलब
1.5 और 1.6, तो 3.1 आ रहा है। लगता है कैलकुलेशन में वहाँ भी कहीं एरर था, तो ये इस नहीं वहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड का जब हम x कंपोनेंट लेंगे तो कितना आएगा, -1.8, तो क्यों ना यहाँ पर -1.8 करेंगे। तो हाँ, तो फिर एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है, बस वहाँ पर ये मास वाले में 6.5 की बजाय 5.2 लेना था। तो 1.2 और यहाँ से -1.2 और यहाँ से तो -2.4 हो गया, और 1.5 और यहाँ से 1.6, तो एग्जैक्टली वही आ रहा है कि जो पहले आया था कुछ 0.7 के लिए। तो यहाँ पर आप 0.7 आई लिख सकते हैं, प्लस जे वाले के लिए देखिए तो 0.9 और 15.6, तो जे वाला ये वाला तो कैंसिल हो रहा होगा क्योंकि 0.9 वहाँ भी हुआ था, और यहाँ से आपका -1.2 और यहाँ से आपका 0.48, तो जैसे वहाँ पर आपने देखा था 0.78 0.72 जे, तो एक बार में आ गया ना। तो वहाँ पर भी पीछे वाले में अगर रिवाइंड करके देखेंगे, क्योंकि इसको तो मैंने मिटा दिया है, नहीं तो आपको कंपेयर करके दिखाता, तो 0.7 आई प्लस 0.72 जे अपॉन 5.2, तो इन दोनों का हमें यहाँ से मिल गया। और आप चाहे तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, नहीं तो इसी फॉर्मेट में छोड़ दीजिए, तो ये भी ठीक है। तो पीछे वाले में इसको ठीक कर लेना, 5.2 के बजाय वहाँ 6.5 के बजाय 5.2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको वेलोसिटी निकालने में, कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए था। अब आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा हाँ, ये देखो 6.5 लिया हूँ, तो वहाँ पर 6.5 मतलब ये नहीं, यहाँ पर आपका 5.2 कर लीजिएगा, 5.2, तो आपका मास जितना भी आएगा तो उतना नहीं, कुछ और अब कैलकुलेशन से आएगा। तो इसको कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपके हिस्से में छोड़ देता हूँ कि आप इसको और कैलकुलेशन इफिशिएंटली करिए और बताइए। अब आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर चलते हैं। 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। फर्स्ट मास इज द मूव्ड द एक्सिस बाय द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। So by what distance should be the second mass be the moved to keep the position of the center of mass unchanged? तो center of mass में तो कोई change है नहीं, तो ठीक है, तो सिंपल है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, उसमें को तो कोई चेंज है नहीं कर रहा है, तो उसमें हम ऐसा कह लेते हैं कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास इज 0। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर तो है 0, और यहाँ से m उसका मास 10 किलो का 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है, और उसको पता नहीं आगे बढ़ना है पीछे बढ़ना है, मतलब उसी डायरेक्शन में बढ़ना है क्या, तो पता करते हैं। तो 20 इंटू, अच्छा x के लिए है तो चलो अब r2 लिख ही दिया तो लिख दिया, m1 प्लस m2, तो ये तो पूरा 0 जाएंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 r2, तो पता चला प्लस, तो r2 इक्वल टू कितना हो गया -1। 2 सेंटीमीटर उधर की तरफ बढ़ा तो 1 सेंटीमीटर पहले वाले की तरफ खिसकना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कीप चेंज रहे। क्या कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर 10 किलो का है और यहाँ पर 20 kg का है, तो इनका सेंटर ऑफ मास हैवियर वाले की तरफ कहीं यहाँ पर होगा। अब ये थोड़ा सा बढ़ा तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, या तो मतलब कि और हैवियर वाले की तरफ है तो उधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 सेंटीमीटर से तो ऐसा ही बढ़ा होगा। तो कह रहा है कि ठीक है 20 kg वाले को मस्ट भी इधर बढ़े कि इसको एनकाउंटर कर दे, तो 2 सेंट मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास उसका एनकाउंटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात से आपको समझ में आया होगा। तो इसको चाहें तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो बस इसमें कॉन्सेप्ट यही लगाना कि नो चेंज इन द सेंटर ऑफ मास। ओके, सो m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका लोकेशन वाट एवर, जब फर्स्ट पोजीशन है मतलब कहीं भी कुछ लोकेशन हो तो आप इसको ओरिजिन सिस्टम ही मान लीजिए, है ना। अब नया पोजीशन इसका कितना होगा, 10 kg का यहाँ पर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2,0। तो उसका लोकेशन अब वहाँ से कितना होगा पता नहीं, वही पता करना है। तो r बाई मतलब कि r उसका वहाँ से करते हैं, तो यहाँ से आपको पता चला कि वो कितना मूव करना पड़ेगा उसके ओरिजिनल लोकेशन से 1 मीटर टुवर्ड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट या टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या करें कि 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड
along the vertical line. If the block is raised through the 7 centimeter, by what distance would be the second mass moved to raise the center of mass by 1 centimeter? तो ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, ठीक है ना, 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 3 30 kg का था, तो यहाँ पर हम ऐसा बना लेते हैं, ऐसे वर्टिकली इसको बोल रहा है। तो मान लेते हैं कहीं लोकेशन होगा कि द फर्स्ट ब्लॉक इज रेस्ड थ्रू द हाइट ऑफ द 7 सेंटीमीटर, तो 10 किलो का है और इसको 7 सेंटीमीटर रेज कराया, और वहाँ से दूसरा वाला कितना है, इस 30 kg का है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें रेस कितना होगा, इसमें रेस कितना होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 1 सेंटीमीटर कर रहा है। तो इसमें वाई सेंटर ऑफ मास के लिए है, तो क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बोला है, आप आर्बिट्री मतलब आर भी बोल सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, m2 इंटू I2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में ही रखते तो आंसर भी सेंटीमीटर में मिलेगा। दोनों का सम कितना है, 10 प्लस 30। पहला वाला कितने से गया, बढ़ रहा है 10 प्लस 7, तो दूसरे वाले का लोकेशन बताना है, और पहले वाले का जो मास है वो कितना है बच्चों, 10 kg, दूसरे वाले का 30 kg, तो 30 इंटू वाई, तो यहाँ से करेंगे तो 40 70, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आपका एक 40 होगा, उधर से 70 आएगा, -70, तो -30 ही होगा, और यहाँ से 30y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा उसका, -1 सेंटीमीटर। तो -1 ये दिखा रहा है कि उसको अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास जाना खिसकना पड़ेगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो चेंज नहीं करे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो इसको फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था दोनों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि कंसीडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच द ट्रे ऑफ मास m कैरिंग अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m and edge L is at rest in the middle. If the ice melt, by what distance does the center of mass tray plus of the ice system descend? तो सबसे पहले तो देखो क्या होगा कि अगर आइस मेल्ट भी कर जाता है, और उसमें क्या बोला है, ग्रेविटी फ्री, ग्रेविटी फ्री है, तो अगर वो मेल्ट भी करता है तो वो ऐसा नहीं, मतलब कि पिघलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि मेल्ट होने के बाद। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जनरली तो आप यही कहेंगे आपके घर में ऐसा होता है, या आप अपने जो भी ब्लॉक वगैरह को, या क्यूब आइस क्यूब है तो आप उसको जब करेंगे, मान लीजिए टेबल पे रख दिया और 5 मिनट के बाद उधर से आए, गर्मी का दिन है तो 1 ही मिनट के बाद आइए तो आपको मिलेगा कि वो फ्लैट 10 हो गया होगा, आइस क्यूब आपका पिघल कर चारों तरफ चला गया होगा। तो ये आपके घर पे हुआ है ना, तो आपके घर पे तो ग्रेविटी आती है ना, तो लेकिन यहाँ पर क्या बोले हैं, जो क्वेश्चन फ्रेम किए वहाँ पर ग्रेविटी फ्री है, मतलब ग्रेविटी नहीं है वहाँ। तो पिघलने जब पिघलेगा तो उसको कोई तो पुल करने वाला होगा ना, तभी तो चारों तरफ होगा, स्प्रेड करेगा, या सरफेस टेंशन की तरफ चलेगा, जो वेट के चलते उसका ऐसा होता है। तो यहाँ पर ग्रेविटी फ्री है, तो वो वाटर भी वैसे का वैसा ही रहेगा, वो मेल्ट डाउन नहीं करेगा। तो उसके चलते वहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर होगा वो एज इट इज रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, और एक बार को मान लीजिए कि चलिए मेल्ट करके स्प्रेड भी कर जाता है, तो जो भी उसके फोर्स लगे हैं इंटरनल टाइप के हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगा नहीं है, तो उससे फिर क्या होगा कि वो उसको मूव करेगा या अप करेगा ही पूछा हुआ है सर। द आइस मेल्ट बाय द व्हाट डिस्टेंस डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रे प्लस सिस्टम इज द डिसेंट। तो कहेंगे नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को मान लीजिए कि ग्रेविटी वाले में अगर लग भी रहा होगा, तो अगर मेल्ट भी करेगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो जिसके चलते कि उसका सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो, तो सेंटर ऑफ मास उसका मेंटेन रहेगा, कोई उसमें मूव नहीं करेगा। खैर अगर होता तो, लेकिन उन्होंने पहले ही बोला कि ग्रेविटी फ्री है, तो ग्रेविटी फ्री है तो और आसान कर दिया कि वो जैसा भी शेप में है, अगर क्यूबिकल शेप में, तो वाटर भी क्यूबिकल शेप में एज इट इज वहां पर पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये इसका निकल कर आएगा। तो नो चेंज इन द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, तो आप यहां से कह सकते हैं नो चेंज इन
सेंटर ऑफ मास पोजीशन। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, कर फाइंड द सेंटर ऑफ मास द यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग अ सेमी सर्कुलर इनर आउटर रेड बाउंड्रीज आर R1 एंड R2, R1 एंड R2। तो ऐसा क्वेश्चन हमने काफ़ी किया था बच्चों, याद होगा कि इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है R1 और R, मतलब एक एनुलर शेप इसको बोलते हैं, कि मतलब ये पतली सी स्ट्रिप है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। तो समवेयर कहीं यहाँ पर होगा, यही होगा ना। तो उसमें आपको पता होता है कि ये जो सेमी सर्कुलर वाला होता है उसमें उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे तो 4r/π होता है, जैसे हमको आपको पहले करा रखें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम ऐसा सेमी सर्कुलर वायर लेते हैं और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द यहाँ से x, अगर रेडियस का अगर लेते हैं, सेमी सर्कुलर वायर ऐसा बनाते हैं। तो ये पतली सी जो वायर यहाँ से निकल कर आया, ऐसा छोटा सा ऐसा, तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक dx होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का उसका रेडियस कितना है, x, ऐसा। तो छोटा सा पार्ट वो कितना होगा, ये dx होगा। तो मास ऑफ dx पार्ट कितना हो जाएगा, वो कहीं से मिल जाए। अच्छा, एक चीज़ तो मास ऑफ dx पार्ट वॉट एवर होगा, लेकिन इसका वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये होगा बच्चों 2x/π। आपको याद होगा अगर सेमी सर्कुलर रिंग होता था तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता था, 2r/π पर होता था। तो अगर x रेडियस का होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, 2r/π होगा। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे वायर मिलकर क्या बने होंगे, इस एनुलर शेप, इस डिस्क शेप में आए होंगे। ठीक है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास अगर हमें लिखना हो, y सेंटर ऑफ मास। अच्छा, y सेंटर ऑफ मास क्यों, क्योंकि अगर इधर तो देखेंगे y एक्सिस के अबाउट द सिमेट्री है, तो x में तो कोई चेंज होगा नहीं, मास आपका ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। और आपको रिंग के लिए बता ही रखा है कि y सेंटर ऑफ मतलब कि 2r/π इसका y एक्सिस की तरफ होगा। तो y सेंटर ऑफ मास, और एक ऐसा बॉडी है, कंटिन्यूस बॉडी है। अब सिमेट्रिकल तो है नहीं, जैसे कि अभी तक के क्वेश्चन में पहले के 2-3 क्वेश्चन जो मिले उसमें क्या था, एक आपका डिस्क था, एक के ऊपर एक रख रहे थे, एक को रिमूव कर रहे थे, दो को साथ में रख रहे थे। तो सिमेट्रिकल बॉडी था, उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमें पता था, इसलिए डायरेक्टली हम कर सकते थे। यहाँ पर तो वैरी कर रहा है उसका, अगर रिंग की बात करें तो भी वैरी कर रहा है, और उसमें अनसिमेट्रिकल है, एक कट है ना, तो इसीलिए हम इसको नहीं कर सकते। तो वाई सेंटर ऑफ मास, उसके लिए अगर हम जानते थे कंटिन्यूस बॉडी के लिए, तो m इंटीग्रेशन ऑफ y dm या dm इंटू वाई ऐसा करते थे। तो y के जगह पे तो हमारा 2x/π हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने x रेडियस का उसका डिस्टेंस माना है, dx उसका अगर थिकनेस है, तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा उसका 2x/π ऐसा। तो मास ऑफ dm पार्ट कितना होगा, b dm, तो कितना हो जाएगा, तो ठीक है, तो m उसका टोटल मास मान लेते हैं कि m है इस डिस्क का, तो उसको आसानी होगा उधर करने में, m और उसमें पाई तो इसमें एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिग्मा से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर लेंगे तो अब कितना लेंगे, पूरा घूमना पड़ेगा लेकर, पाई आर, गड़बड़ी बनाई है भाई, मतलब ए R2 to R1 यहाँ पर है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और फिर उसके बाद उतने का मल्टीप्लाई करो। तो हम ऐसा करते हैं, तो सिग्मा वाले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि लिखने से बच जाएंगे, बस फ़ायदा ये रहेगा बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिए सिग्मा, और जितना का आपको एरिया है इसका, अच्छा इस वायर का एरिया कितना हो जाएगा, वायर का एरिया तो ऐसे मतलब उसमें एरिया वाइज तो कुछ होता नहीं है क्रॉस सेक्शन, लेकिन हमने फिर भी इसको dx टाइप माना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सेमी सर्कुलर, मतलब कि इसको अगर आप ऐसा करेंगे जब, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, तो इसका वैल्यू ये पाई x हो जाएगा सरकमफरेंस, और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई x इंटू dx ऐसा हो जाएगा। तो इसको m को हटा लो, जो कैपिटल M यहाँ पर बोले हैं टोटल मास, तो इसको भी इंटीग्रेशन में ऐसा डाल दीजिए ऐसा। तो हमें dm का मास सिग्मा पाई x इंटू डी एक्स है, और मास अगर टोटल चाहिए यहाँ से,
तो आपको बेसिकली इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना होगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये R1 से R2 की तरफ, R1 टू R2 ऐसा। तो क्यों ना इन सबों का वैल्यू पुट किया जाए और आंसर अपने घर लेकर आया जाए। तो 2x/पाई। अच्छा, इस वाले के लिए डीएम के लिए यहाँ पर सिग्मा इंटू पाई एक्स dx ऐसा, और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ केवल वहाँ पर सिग्मा पाई को तो बाहर ले लीजिए, x dx R1 से R2 और यहाँ से R1 से R2। तो ये आपका निकल कर आएगा। अगर इसमें इसको पहचान रहे होंगे तो ये सेंटर ऑफ मास है और ये वाला डीएम वाला पार्ट है। तो सिंपल y के जगह पे सेंटर ऑफ मास, डीएम के जगह पर इसको इतना रख दिया और यहाँ पर टोटल डीएम का इंटीग्रेशन। तो आप इसमें अगर देख पा रहे होंगे तो कुछ तो बातें कैंसिल हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर एक x है और एक x है, तो उसको तो x स्क्वायर वहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से सिग्मा पाई, पाई तो पाई एक यहीं कैंसिल हो गया, सिग्मा सिग्मा यहाँ से कैंसिल हुआ। तो नीचे वाले में x dx का इंटीग्रेशन है R1 टू R2 और ऊपर वाले में कितने का इंटीग्रेशन है 2, बस सिग्मा तो है, और वहाँ इंटीग्रेशन कितने का x स्क्वायर dx को। तो उसको नेक्स्ट पार्ट में लिख लेते हैं, y सेंटर ऑफ मास, यहाँ से अगर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx इतना था और R1 टू R2 था और 2 बाहर है, यही था ना, 2x स्क्वायर dx R1 से R2 और यहाँ से पाई बाहर है, x dx R1 से R2। तो अभी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³/2। तो 2 नहीं, x³/3 x स्क्वायर पावर में ऐड करके डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर इसके लिमिट्स ले लीजिए R1 से R2 और इसको जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 यहाँ पर होगा। तो पाई तो है ही है, x²/2 यहाँ पर होगा और R1 से R2 ऐसा मिलेगा क्या, बिल्कुल यही मिलना चाहिए। तो 2 से 2 ऊपर गया तो यहाँ से आप देखेंगे कि 4/, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है क्या, 2x/पाई, ठीक है, यहाँ पर तो पाई के लिए ठीक है, जो ऐसा आ रहा है आने दीजिए। तो 2 2 जा 4 होगा और 3 को इसको बाहर कर लेते हैं, 4/3 पाई ऐसा, जैसे 4r/3 पाई ऐसा होता था। और इसको जब इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट को रखेंगे तो यहाँ से R2³ माइनस R1³ होगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, R2² माइनस R1² ऐसा हो जाएगा। तो R2 माइनस R1 इसको हटाइए वहाँ से तो कितना मिल जाएगा, 4/3 पाई R2² प्लस R1² प्लस R1R2 अपॉन यहाँ से R2 प्लस R1 ऐसा। तो ये सेंटर ऑफ मास का आपका आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था एनुलर शेप वाले के लिए, आपको बस बताना ये था कि भाई उसका एनुलर ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट यहाँ से R1 से R2 की तरफ अगर हो रहा होगा तो उसका देखो सिग्मा वाला कितना कमाल का है, तो आपको कैलकुलेशन लेस करके दे दिया, सिग्मा इंटू पाई एक्स इंटू डी एक्स आपने जितना भी किया वो उतने पार्ट का वहाँ से इंटीग्रेट किए और यहाँ से पाई एक्स इंटू डी एक्स को किए, मतलब उसका एक एलिमेंट लिया और उसका सेंटर ऑफ मास हमारा 2x/पाई पर होगा, x रेडियस के लिए तो dx लेंथ के लिए, तो उसका मास उतने पार्ट का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा इंटू ये वाला पार्ट आपका एरिया था तो उसको करे और x इसमें वेरिएबल था R1 से R2 और y सेंटर ऑफ मास जो कंटिन्यूस बॉडी के लिए जो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं y इंटू डी एम अपॉन डी एम, और फिर इसको आपने इंटीग्रेट किया और उसका वैल्यू आप लेकर आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका ये पार्ट, इसको फटाफट आप चाहें तो लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करा मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर 60 kg आर इन द टू एक्सट्रीम of 4 meter long boat 40 kg standing still in water to discuss the mechanic problem. They come to the middle of the boat and neglecting the friction of the water, how far does the boat move on the water during the process? तो देखिए बच्चों, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये 40 kg का होगा तो और
यहाँ पर 50 kg के हैं मिस्टर वर्मा, इनको वी से दिखा देते हैं, SC वर्मा ही होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन 50 kg के नहीं हो सकते हैं, 60 kg। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर उसका वेट दिखा रहा होगा पानी के ऊपर। सो 60 kg मिस्टर माथुर हैं। और बोट है, तो बोट का तो अपने सिमेट्री के चलते सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पे, और 4 मीटर का है ऐसा, तो 0,0 ऐसा अगर मान लेते हैं, तो दोनों अगर अभी तो 4 मीटर के हैं, दोनों एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं, 2 मीटर पे यहाँ से बैठे होंगे ये सर, और ये सर अपना 2 मीटर पे ऐसे बैठे होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ होगा, समवेयर हियर, बिकॉज कि 60 kg वाला जो आदमी है वो ज़्यादा हैवियर है, तो सेंटर ऑफ मास का तो पोजीशन हमारा यहीं पर होगा, है ना। अब क्या करें कि 50 kg ऐसे अपना चल के यहाँ पर आ जा रहे हैं, और 60 kg वाले चलकर भी यहाँ पर आ जा रहे हैं दोनों। तो उनका अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो मतलब अगर टुवर्ड ओरिजिन अगर यहीं मान लें एक्स या वाई सेंटर और ऐसा और ऐसा मान लेते हैं, तो हमें इस तरह का कुछ होगा। तो जब सेंटर ऑफ मास भी फिर क्या होना चाहेगा, शिफ्ट होना चाहेगा इधर ही, तो कह रहा कि वो डिस्टेंस कितना चलेंगे, यही है ना क्वेश्चन में। दे कम टू द मिडिल ऑफ द बोट एंड निग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन ऑफ द वाटर, हाउ फार डज बोट मूव इन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक सेंटर ऑफ मास में ऐसा ही चेंज हो रहा होगा, तो 50 kg वाले कितने चले, 2 पहले वहाँ पर ओरिजिन से, 60 वाले कितने चले, पीछे की तरफ आए बच्चों, -2, ये आपको ध्यान देना है। और दूसरा ये 40 kg वाला, तो सेंटर ऑफ मास या तो मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, ये ऊपर से ऐसे ऐसे चले और ये ऊपर से ऐसे ऐसे चले, तो 2 kg तो उसके लिए होगा, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो कितना होगा, मतलब बोर्ड तो खिसक एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जो चल भी रहे होंगे तो एक इंटरनल फोर्स लगा रहे होंगे ना आपस में, अब फ्रिक्शन के चलते अपना वो चल रहे होंगे, तो फ्रिक्शन तो इंटरनली एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहा होगा, जितना आप पीछे खींचे उतना फिर आगे जाएंगे, और दोनों साइड से ऐसा हो रहा है, तो इंटरनल फोर्स में काउंट करेंगे और कोई फोर्स एक्सटर्नल लगेगा नहीं, तो वापस वो एक्स डिस्टेंस मान लीजिए है ऐसा, तो बोट के लिए अच्छा उनका मास कितना हो जाएगा टोटल, 50 × 60 + 40 ऐसा, यही होगा। तो उसमें चलिए ठीक है, तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास भी फिर क्या होगा, उसके वहीं पर पोजीशन पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 0, क्योंकि ओरिजिन उसको वहीं लिए है ना, तो 0 0 इसको कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया -120 और यहाँ से 100, तो कितना हो गया इज -20 अपॉन ये 150, जीरो, तो आपको मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो कितना इधर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, बेसिकली वो तो एक ही पोजीशन पर आ गए होंगे या इधर चले गए होंगे, तो 2/15 मीटर के पास होगा, और इसको आप जब करेंगे तो 0.1 और तो 3, ठीक है 333 वैसे आते जाएगा, तो इतना मीटर, या दूसरी भाषा में कहिए तो 13 सेंटीमीटर ऐसा हो खिसका होगा, ठीक है। तो ये आपका था इसमें करने के लिए, तो 50 से वो कितना पर आए और 60 से वो कितना पर आए, मतलब निगेटिव की तरफ आ रहे होंगे, तो इसीलिए -2, और ओरिजिन क्योंकि हमने इसको यहाँ पर ऐसा माना था, और 40 वो तो वहीं पर है, तो एक सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट होगा, इतने की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये देखिए कर कार्ट ऑफ मास m इज द रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास m hang from a roof of a cart. The string breaks. The bob fall on the floor and make the several collision on the floor, and finally lands up in a small slot made in the floor. The horizontal distance between the string and the slot is L. Find displacement of the cart during this process. देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस है L, ठीक। तो बेसिकली क्या होगा कि सेवरल कोलिजन ऐसे 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 करने के बाद फिर फाइनली ये होल में आकर आ जा रहा है, तो वो चला कितना, m × L, यही होगा ना, m × L चला होगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास अगर देखा जाए तो,
और दूसरा ये जो बैलेंस कर रहा होगा, तो इसके चलते जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया, तो कार्ट भी अभी सेंटर ऑफ मास इसका कितना होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, और जब यहाँ पर आया तो सेंटर ऑफ मास उसको शिफ्ट कराने के लिए होगा। सिंस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल कोलिजन हो रहा है, तो कार्ट फिर इधर मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होने देना चाहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हो नहीं रहा है, तो कार्ट को बेचारे को पीछे आना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि कैपिटल M इंटू तो उसमें आपको ये कह सकते हैं कि कार्ट कितना चला होगा। तो ठीक है, तो कार्ट तो मान लीजिए कि x चला होगा, तो इसको कार्ट आपका मतलब कि वो तो सेंटर ऑफ मास मतलब कहीं भी उसका जहाँ पर रहा होगा, तो उससे वो पीछे की तरफ वापस आ रहा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कार्ट में चलने के लिए ये x चले होंगे। समझ में आया क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक इसमें L अगर जा रहा होगा और होल के बाद फिर वो वापस आ रहा होगा इधर, तो कार्ट तो x डिस्टेंस आया, लेकिन जो बॉल है वो कितना चला होगा, L तो यहाँ से लग रहा होगा, लेकिन फिर वापस ऐसे आ गया होगा ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ से देखें तो मूव करते हुए आ रहा होगा, लेकिन सेम टाइम कार्ट भी पीछे की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ से L माइनस एक्स, बॉल तो हम एक्चुअल में कितना चला, ML माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना निकालना है, तो m इंटू एल माइनस एम एक्स इक्वल टू m इंटू एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, m इंटू एल अपॉन m प्लस स्मॉल m। ये कुछ ऐसा निकल कर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें यही ध्यान रखिएगा कि कार्ट को मतलब मान लीजिए कि बॉल यहाँ से चला, तो आपको लग रहा हो कि चलो ठीक है L चला, तो मैंने भी वही लिखा था, लेकिन फिर कार्ट अपना सेंटर ऑफ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग नहीं रहा है, तो सेंटर ऑफ मास फिर से शिफ्ट कराने के लिए कार्ट मूव किया होगा। तो सपोज x डिस्टेंस पीछे आया होगा, तो एक्चुअल में जो बॉल कितना था, L चला था, तो लेकिन यहाँ से अगर हम देख रहे होंगे तो वो तो L माइनस एक्स ही चला, और फिर हमने अपने x को आप आसानी से कैलकुलेट करके लेकर आ गए। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका जो क्वेश्चन है मंकी वाला, सेम उसी लाइन पर है। मंकी वाले में क्या कर रहा है कि इसका मास correct, the balloon of light rope and the monkey shown in a figure are rest in the air. The monkey reaches to the top of the rope. By what distance does the balloon descend? Mass of the balloon is capital N and mass of the monkey is mass of the monkey is small m. ये small m है, इसको capital M ही दिखा दिया है, small m है। The length of the rope is the by L. तो फिर वही कहानी होगा, monkey यहाँ से ऐसे 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 जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास इनका दोनों का कहीं यहाँ पर होगा। ठीक, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो लग रहा हो कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास इसका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m इंटू वाई, मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों का कहीं यहाँ पर अभी होगा, कहीं इस पोजीशन पे मान लीजिए है, और जब यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हो गए, तो सेंटर ऑफ मास कहीं और शिफ्ट होगा या नीचे ऊपर की तरफ होगा, तो उसको तो if the monkey is the reaches at the top of the rope, if the what distance does the balloon descend? तो ठीक है, वही कर रहा था कि सेंटर ऑफ मास तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बॉलिन को नीचे आना पड़ेगा। तो सपोज वाई डिस्टेंस नीचे की तरफ आया, तो मंकी तो सोच रहा होगा कि हमने कितना चला, L चला, लेकिन हम बाहर से अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ आया होगा L माइनस वाई ऐसा। तो सेंटर ऑफ मास को कितना शिफ्ट होना होगा वो हम निकाल लेंगे, तो अगेन My, तो ML माइनस My, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन ML अपॉन M प्लस M। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे थे, और यह वर्मा और माथुर वाले भी इसी पर बेस्ड हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट, कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटा ऑफ द टू पार्टिकल ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg इफ द काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 15 था ऐसा। तो अगर इसमें दोनों तरफ अगर m मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर होगा। तो m इंटू वी को मोमेंटम p लिख लेते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं ना कि p स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2m ऐसा। तो अगर
काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है ऐसा, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, या P इज इक्वल टू, आप एक लाइन और लिख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2m। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास, यही होगा। तो अब उन दोनों का बोला है 10 kg और दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं P1/P2 इस M2/M1, तो जिसका मास मतलब इन्वर्सली रेशियो होगा उसका, तो 20 kg 40 kg यहाँ पर ऐसा हो जाएंगे और 10 kg ऐसा हो जाएगा, तो 10/4, तो यहाँ से कितना आ गया 2/1, तो ये हमारा उनका मोमेंटम का 2:1 का होगा, तो 10 1/4 था, तो उसका मोमेंटम उतना बढ़ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज हमने एस सी वर्मा का 1 से 1 to 15 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो ठीक इसी के आगे से 16 ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे, तो कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन 20th क्वेश्चन तक जाया जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो उसको लिए देखेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई समझने में डाउट है, तो मैं आपको हेल्प करूँगा, आप अपना मैसेज करिए, बताइए। थैंक्स फॉर योर टाइम।